हेलो बच्चों, हेलो, वेलकम टू डाउट नट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी अपने घरों पर एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं। हेलो आयुष, हेलो वैष्णवी, हेलो अंशुल, अनामिका, पवन, धर्मेंद्र, हेलो जी अलीना, हेलो बेसिक मैथ, हेलो अंकिता जी, हेलो पवन, वैष्णवी, अजहर, हेलो गुलेनूर, हेलो अंकिता, हेलो आसना जी, हेलो बनीता, हेलो बुशरा जी, हेलो प्रियंका, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। हेलो विशाल, राहुल, खुशी, गुड इवनिंग। आई होप आप सभी अपने घरों पर एकदम स्वस्थ हैं, बढ़िया हैं और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे हैं बेटा। तो आज हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, कुछ और नई चीजों को समझते हैं, बढ़िया से क्लियर करते हैं। ओके, और आज हमारा ये अम्लीय और क्षारीय वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, देन फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, गुड इवनिंग। मैं एकदम बढ़िया हूँ, एकदम स्वस्थ हूँ, एकदम मस्त हूँ। ठीक है, ओके, वेरी गुड बोता, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, हेलो जी शालू जी, हेलो, हेलो सलीम, हेलो पूजा, हेलो, सब एकदम बढ़िया, एकदम स्वस्थ, एकदम मस्त। ओके, तो बेटा आज ना हम थोड़ा पढ़ेंगे यार। ठीक है, होमवर्क वाला डिस्कशन अपन कल कर लेंगे। ठीक है, ओके, हाँ जी, हाँ, ठीक है। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग रोहित कुमार। हाँ जी, आ जाओ जी, आ जाओ। हेलो, गुड इवनिंग। आप मुझे एक बार बता दो, पढ़ाया जाता है उसे लर्न करूं या रीड करूं? भाई लर्न करूं या रीड करूं, मतलब लिख लिख करके पढ़ो यार, सारी चीजों को बढ़िया से अच्छे से क्लियर करो। हाँ जी, आ जाओ जी, आ जाओ। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। सब एकदम बढ़िया, एकदम स्वस्थ, एकदम मस्त। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आज हम बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर के बारे में। आज का लेक्चर भी बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है, बहुत ही अच्छा होने वाला है। हाँ जी, ओके, ठीक है। पुष्पांजलि वो भी करेंगे, टेंशन मतलब वो तो करना ही होता है लास्ट में। ठीक है, उसके लिए तो आप परेशान मत हो। ठीक है, एक बार हम सारा थ्योरी वाला पोर्शन पढ़ लें, उसको भी कर लेंगे। ठीक है, ओके। और यहाँ पे अब हम बात करेंगे इस चैप्टर के लेक्चर नंबर 11 के बारे में। ठीक है, इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 11वां हम डिस्कस कर रहे हैं। बढ़िया से अच्छे से देखना, सारी बातों को ढंग से क्लियर करना, कहीं पे कोई डाउट आता है उसको भी क्लियर करते हुए आगे बढ़ना। ओके, तो भाई साहब बात ऐसी है, घर जैसी है। हाँ जी, तो यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं जो हम देखने वाले हैं, उनको समझने वाले। अम्लीय सामर्थ्य एवं क्षारीय सामर्थ्य, ये हम चल रहे थे, इस टॉपिक को हम आगे बढ़ा रहे थे। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। हाँ जी, तो कल आपने क्वेश्चंस लगाए बेटा, कल आपने बेटा एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ जी बेटा, कल आपने जो क्वेश्चंस मैंने दिए थे वो लगाए या नहीं लगाए? हाँ हाँ भाई, हाँ हाँ बिल्कुल अली जी, बिल्कुल बिल्कुल बेटा। डाउट नट का एलन के साथ टाइप हो गया है। ठीक है, तो आपको अब इस बारे में कोई वो डाउटफुल नहीं रहना चाहिए। ठीक है, ओके। तो डाउट नट और एलन के बीच में टाइप हुआ है, जिसमें ठीक है जो भी है सारी चीजें हैं, आपको उस बारे में कोई परेशान नहीं होना है। ठीक है, आपका कोर्स अभी भी उतने रुपए का आपको मिलेगा। ठीक है, ओके, तो टेंशन मत लो उस बारे में। हाँ जी, ठीक है। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। सब एकदम बढ़िया से अच्छे, सारी बातें क्लियर हो गई। ठीक है, ओके, हाँ हाँ जी, ठीक है। तो आपको उस बारे में कोई परेशान नहीं होना है। ठीक है, डाउट नट एलन वालों को अपने डाउट सॉल्विंग वाला फीचर बहुत बढ़िया लगा, तो इन्होंने वो वाला सिस्टम, वो वाला जो फीचर है कि हमारे भी इस्तेमाल हो जाएगा, तो उन्होंने दोनों के बीच में टाइप हुआ है, तो टेंशन ना लें। हाँ जी, ठीक है। बन नहीं रहे हैं तो नहीं बन रहे हैं तो बेटा ट्राई करो, उनके बारे में अच्छे से देखो ध्यान से। 104 में से 42 सही है, 104 में 42 ही सही है। ठीक है, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। देखो अगर आप उन 100 क्वेश्चंस में से अगर आप लगभग 60 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन लगा लेते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, मतलब आपने इस चैप्टर को ढंग से समझा है। कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको थोड़ा सा और प्रैक्टिस के साथ साथ आती चली जाएगी। जैसे जैसे आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे, कुछ नई चीजों को जानेंगे, फिर धीरे धीरे आपके लिए सारी बातें क्लियर हो जाएगी। हैप्पी बर्थडे कोमल, हैप्पी बर्थडे। ओके, हाँ जी, कोई बात नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। हम अम्लीय सामर्थ्य पढ़ रहे थे। अम्लीय सामर्थ्य के अंदर हमने क्या देखा था कि कोई भी यौगिक है उसकी अम्लीय सामर्थ्य हमें देखनी हो तो क्या करना है? कोई भी यौगिक है उसकी अम्लीय सामर्थ्य देखनी है, सिंपल सा H हटा के ऋणायन बना लेना है, देखना है किसका ऋणायन ज्यादा स्टेबल होता है, अपना आंसर निकल के आ जाएगा। ये फंडा हमने देखा था, एकदम सिंपल था, एकदम सरल था। और फिर हम देखते थे ऋणायन का स्टेबिलिटी, जिस पर ऋणावेश ज्यादा स्टेबल होता था
वो उतना जल्दी H+ आयन त्याग करके ऋणायन बनाने की इच्छा रखता था। ये हमने देखा था। क्या बेटा आपको अम्लीय सामर्थ्य वाला पार्ट समझ में आया? अरे अंकित यादव, मैं खुद अलग से तुम्हें 50-50 क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूं, वो तुम्हारे लिए सफिशिएंट नहीं है क्या अंकित? मेरे को ये बता, मैं जो तुम्हें खुद अलग से क्वेश्चंस दे रहा हूं वो नहीं है क्या सफिशिएंट? हाँ या ना? मुझे ये बताओ क्या तुम्हें अम्लीय सामर्थ्य समझ में आया बेटा? अम्लीय सामर्थ्य समझ में आया? अम्लीय सामर्थ्य समझ में आया? अम्लीय सामर्थ्य समझ में आया? ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कुछ नहीं बने कुछ बने, ठीक है, वेरी गुड, कोई बात नहीं, उसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, आगे वाले भी बनी जाएंगे अच्छे से। ओके, तो हमने अम्लीय सामर्थ्य के अंदर बहुत सारी चीजें पढ़ ली। हमने अम्लीय सामर्थ्य के अंदर बहुत सारी अलग अलग चीजें पढ़ ली है, अच्छे से उनको लगाया है, सारी बातों को क्लियर किया है। अब एक आगे हम बढ़ते हैं और कुछ चीजों को और समझते हैं। अब हेडिंग डालो बेटा, ऑर्थो प्रभाव। ऑर्थो प्रभाव, हाँ जी, ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो प्रभाव, ऑर्थो इफेक्ट, फटाफट से हेडिंग डाल लो। अम्लीय सामर्थ्य ये पढ़ रहे हैं, उसी के अंदर लिख रहे हैं ऑर्थो प्रभाव, ठीक है। ऑर्थो प्रभाव, ऑर्थो प्रभाव दो जगह हम पढ़ेंगे, एक तो कार्बोक्स बेंजोइक अम्ल में पढ़ेंगे और एक आगे चल करके हम एनिलीन में पढ़ेंगे। ऑर्थो प्रभाव दो जगह पढ़ेंगे, एक तो कहां पढ़ेंगे? बेंजोइक अम्ल में, और एक पढ़ेंगे हम एनिलीन में। तो ऑर्थो प्रभाव क्या कहता है? अभी हम अम्लीय सामर्थ्य पढ़ रहे हैं, तो अम्लीय सामर्थ्य में हम बेंजोइक अम्ल के अंदर देखेंगे, ठीक है। हाँ जी, तो ऑर्थो प्रभाव क्या कहता है? देखो ध्यान से, ये तो है तुम्हारा बेंजोइक अम्ल, बेंजीन के ऊपर COOH, यह है बेंजोइक अम्ल, यह है तुम्हारा बेंजोइक अम्ल, एकदम सिंपल सा है, यह है बेंजोइक अम्ल, ओके। और अगर इसी बेंजीन के ऊपर, अगर इसी बेंजीन के ऊपर ये COOH लगा है, लेकिन अगर इसकी ऑर्थो स्थिति, इस COOH की ऑर्थो स्थिति ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, किसी भी एक पर, यहां पे मैंने कोई समूह जोड़ दिया G ग्रुप, ये समूह कोई भी हो सकता है, यह इलेक्ट्रॉन दाता हो सकता है या इलेक्ट्रॉन ग्राही हो सकता है, कोई इस बात से फर्क नहीं पड़ता है। ये समूह बेटा कोई भी हो सकता है, या तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो या विड्रॉइंग हो, डजंट मैटर। ये +M प्रभाव दर्शाने वाला हो या -M प्रभाव दर्शाने वाला हो, +I वाला हो या -I वाला हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। यह है बेंजोइक अम्ल, यह है ऑर्थो प्रतिस्थापी, ऑर्थो प्रतिस्थापी बेंजोइक अम्ल। ऑर्थो प्रतिस्थापी बेंजोइक अम्ल, ओके। तो इन दोनों की अगर मैं अम्लीय सामर्थ्य के बारे में बात करूं या इन दोनों की अम्लीयता का क्रम देखूं बेटा, तो बेंजोइक अम्ल से ज्यादा अम्लीय होता है सदैव ऑर्थो प्रतिस्थापी बेंजोइक अम्ल, ऑर्थो प्रतिस्थापी बेंजोइक अम्ल, ठीक है। यहां पर बेंजोइक अम्ल से सदैव ऑर्थो प्रतिस्थापी बेंजोइक अम्ल ज्यादा अम्लीय होता है, हमेशा मोर एसिडिक होगा आपका ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड। यही है ऑर्थो प्रभाव, ठीक है। इसमें लिखो, इस ऑर्थो प्रभाव के अनुसार, ऑर्थो प्रभाव के अनुसार ऑर्थो प्रतिस्थापी बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल सदैव बेंजोइक अम्ल से, बेंजोइक एसिड से अधिक अम्लीय होता है, अम्लीय होता है, हमेशा ज्यादा अम्लीय ये रहता है। अब इसका कारण मैं आपको बता देता हूं, बहुत ही सिंपल सा है, हमें कारण पे नहीं जाता है, हमें यहां पे देखो क्वेश्चन में आएगा कि क्रम बताओ, तो आपको ये ध्यान में रखना है, जब भी ऑर्थो स्थिति पर बेंजोइक अम्ल के कोई समूह जुड़ा हुआ हो तो वहां पे आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि यार बेंजोइक से ऑर्थो बेंजोइक अम्ल ज्यादा अम्लीय रहेगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अभी मैं कारण भी बताता हूं, कारण पर आपको ज्यादा नहीं जाना, एकदम सिंपल सा है। देखो ध्यान से, इतनी बात क्लियर हो गई।
ठीक है, यही ऑर्थो प्रभाव है, यही ऑर्थो प्रभाव है। यही ऑर्थो इफेक्ट है। हाँ जी, अब देखो ध्यान से, इसका कारण भी मैं तुम्हें बताता हूं। कारण ये बेंजोइक अम्ल बेटा है। बेंजोइक अम्ल में जब H+ आयन निकलेगा तो इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पर आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे, आएंगे बच्चों। तो जरा देखो ध्यान से, ये ऋण आयन यहां पे बना, ये H+ आयन यहां पे बना, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं ऑर्थो प्रतिस्थापी बेंजोइक अम्ल की बात करूं, यहां पर अगर कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, कोई भी समूह हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, ये हो सकता है, या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो सकता है, खींचने वाला हो सकता है। जब यहां से H+ आयन निकलेगा तो यहां पर भी एक ऋण आयन बनेगा। जिसका ऋण आयन ज्यादा स्टेबल, वो प्रोसेस जल्दी होना चाहेगा। अब जरा देखो ध्यान से यहां पर, हाँ जी, यहां पे बात समझना, मेरी हर एक बात को क्लियर करना, अच्छे से समझना। ये COOH, यह डबल बॉन्ड O, देखो ध्यान से, एक एक बात को ढंग से समझना अच्छे से। यहां पर हमने ऋण आयन बनाया, यहां पे भी ऋण आयन बनाया। अब देखो ध्यान से यार, यहां पर यह जो CO बंध है और यह बेंजीन होती है बेटा, एक ही तल में होती है, यह एक ही तल में होती है। समझना मेरी बात, यह ऑक्सीजन ये ऋणावेशित ऑक्सीजन इस डबल बॉन्ड के साथ संयुग्मन में है, डबल सिंगल ऋण आयन, ठीक है। लेकिन इस डबल बॉन्ड के ये बेंजीन भी संयुग्मन में है। याद करो, मैंने जब आपको फॉर्मिक अम्ल और बेंजोइक अम्ल वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि फॉर्मिक अम्ल में तो नॉर्मल रेजोनेंस होता है, जबकि बेंजोइक अम्ल में क्रोसित अनुनाद होता है। यार यह O- बेचारा बैठा रहेगा, जबकि यह बेंजीन मजे के साथ इसके साथ संयुग्मन दर्शाएगी, हाँ या ना। जबकि इस वाले कंपाउंड में देखना जरा, जैसे ही यहां पर H+ आयन इसने त्यागा, ओके, और ये ऋण आयन बनाया, तो यहां पर ये ऑर्थो समूह, ऑर्थो पर अगर कोई समूह लगा हुआ है तो ऑर्थो समूह और इस समूह के बीच में प्रतिकर्षण होता है कि तू दूर रहे। यह ऑर्थो समूह इस COOH समूह को प्रतिकर्षित करता है। कोई भी हो, चाहे क्लोरीन हो, CHO हो, NO2 हो, CH3 हो, कुछ भी समूह, कोई भी समूह यहां पे लगा दो, ये समूह इस बड़े समूह को प्रतिकर्षित करता है, और प्रतिकर्षित करने की वजह से यहां पर ये COOH समूह अलग तल में और ये बेंजीन अलग तल में चली जाएगी। मेरी बात फील करना, यहां पर बेंजीन की ऑर्थो स्थिति पे कोई समूह ही नहीं है, तो यह CO बंध इस बेंजीन के साथ एक ही तल में होता है और अनुनाद हो सकता है, अनुनाद एक ही तल में होता है। लेकिन अगर बेंजीन की ऑर्थो स्थिति पर कोई बड़ा समूह लगा देंगे तो यह COOH यह अलग तल में है। अगर सपोज करो मान लो यह क्षैतिज तल में है, जैसे कि सपोज करो मान लो ये तो क्षैतिज तल में है, ये इस तल में है, तो यह जो बेंजीन है बेटा, यह ऊर्ध्वाधर तल में आ जाएगा। मतलब जैसे कि सपोज करो ये बेंजीन है, ये बेंजीन है कागज, ये एकदम यहां पर एकदम प्लेन है ये, ओके। तो ये COOH ऊपर वाले में भी सेम ऐसा ही था, इसी तल में था। लेकिन जैसे ही ऑर्थो पे क्या आया, ग्रुप आया, तो बेंजीन तो इस तल में रही, ये इस तल में हो गया, तब अनुनाद भी नहीं हो पाएगा। ये इस तल में है, ये इस तल में है, तो अब अनुनाद कैंसल हो गया, घट गया, ठीक है, क्योंकि ऑर्थो पर ये अलग समूह आ गया। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर ये दोनों अलग तल में आ जाएंगे, अलग अलग तल यहां पर हो जाएगा। तो यहां पर अब जरा देखो, अलग अलग तल हो गया, तो इस बेंजीन का इस CO बंध के साथ अनुनाद घट गया। तो अब यहां पर इस ऋणावेश को इस ऑक्सीजन के साथ अनुनाद करने से कोई रोक पाएगा? नहीं रोक पाएगा। यहां तो क्रोसित संयुग्मन है, क्रॉस कॉन्जुगेशन है, समझना मेरी बात को, क्रॉस कॉन्जुगेशन है। अरे ये नेगेटिव चार्ज इधर जाए, ये बेंजीन भी बीच में आ जाती, घुस जाती बीच में, हाँ है ना। जब जब इसकी बारी आती बेंजीन खुद घुस जाती है, यहां पर घुसने का मौका ही नहीं मिलेगा,
कि यार इस ऑर्थो की वजह से यहां पर प्रतिकर्षण हुआ और यह बेंजीन अलग तल में आ गई, ये अलग तल में चला गया, तो यहां पर ये डबल बॉन्ड और ये ऑक्सीजन तो एक ही तल में, कि आज आप कोई दिक्कत नहीं, अपन आराम से रहेंगे, चले गए दुश्मन। ठीक है, ओके। तो यहां पर आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये इतना सा याद रहना चाहिए कि यार बेंजोइक अम्ल की तुलना में सदैव ऑर्थो प्रतिस्थापी बेंजोइक अम्ल ज्यादा अम्लीय रहेगा। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी। क्या मेरी बात समझ में आ गई क्या? क्या मेरी बात समझ में आ गई क्या? क्या मेरी बात समझ में आ गई क्या? एकदम सिंपल, एकदम सटीक, एकदम सरल बात है। क्लियर है मामला? देखो ध्यान से क्वेश्चन करें हम बात, हमें ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, बाकी कारण तो मैंने बता ही दिया आपको, अच्छे से समझ में आया हो तो ठीक है, नहीं आया हो तब भी ठीक है, किसी किसी को थोड़ा लेट समझ में आता है, बात ये। ठीक है, ओके। अब जैसे कि देखो ध्यान से यहां पर क्वेश्चन, अम्लीय सामर्थ्य का क्रम बताएं। अम्लीय सामर्थ्य का क्रम बताएं, क्रम बताएं, क्रम बताएं। जिसमें से देखो ध्यान से यहां पर, यहां पे है COOH, ओके। यहां पे है बेटा दूसरा, यहां पे लगा रखा है क्लोरीन, यहां पे लगा रखा है क्लोरीन, और यहां पे लगा रखा है क्लोरीन। एकदम सिंपल, सिंपल सा उदाहरण, ABCD। देखो ध्यान से यहां पर 4 बेंजोइक अम्ल है, ये नॉर्मल है, ये ऑर्थोक्लोरीन, इसमें ऑर्थो पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है, इसमें मेटा पे जुड़ा हुआ है, इसमें पेरा पे जुड़ा हुआ है। अब आपको ये पता होना चाहिए हेलोजनों का नेट इफेक्ट -I होता है, यस और नो? तो यहां पर -I प्रभाव दर्शाएगा, यहां पे भी -I प्रभाव दर्शाएगा, यहां पे भी -I प्रभाव दर्शाएगा। और I प्रभाव तो एसिडिक स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितना ज्यादा I प्रभाव उतनी ज्यादा अम्लीयता। तो कहीं ना कहीं यह वाला यहां पर I सबसे नजदीक है, I प्रभाव दूरी के ऊपर डिपेंड करता है, यहां पर खींचने वाला समूह है, तो जब यहां से ऋणायन निकला होगा तो हम ये बोल सकते हैं नॉर्मली कि यार इसका ऋणायन ज्यादा स्टेबल रहा होगा, क्योंकि इसमें तो कोई खींचने वाला ही नहीं है। इसमें खींचने वाला है तो इसकी तुलना में ज्यादा अम्लीय आया कि नहीं आया? सबसे ज्यादा अम्लीयता यहां पर किसकी रहेगी? सबसे ज्यादा अम्लीयता रहेगी बी वाले की, क्योंकि वहां पे क्लोरीन खींचने वाला समूह है और पास ही में है। फिर उसके बाद आ जाएगा बेटा सी, फिर आ जाएगा डी, क्योंकि आई प्रभाव दूरी के ऊपर निर्भर करता है, सबसे लास्ट में आ जाएगा ए। इसमें ऑर्थो प्रभाव लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बिना ऑर्थो प्रभाव के भी यहां पर ऑर्थो प्रतिस्थापी बेंजोइक अम्ल बेंजोइक से तो ज्यादा ही अम्लीय है। क्या मेरी बात समझ में आ रही? क्या मेरी बात समझ में आ रही? ओके। लेकिन अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता, अच्छा ठीक है, यहां पे सिर्फ बेंजीन कर लेते हैं, ठीक है, ए बी, फील करना बच्चों, ठीक है। अब यहां पे जरा गौर करने वाली बात है। अब आप पहली बात तो ये देखें कि यार इन मेथिल के प्रभाव क्या होते हैं। तो देखो ध्यान से, मेथिल समूह बेंजीन के साथ अति संयुग्मन भी दर्शाता है और प्लस आई प्रभाव भी दर्शाता है। गोट इट? ऑर्थो पर सब लगता है, पेरा पे सब लगता है, मेटा पे सिर्फ आई प्रभाव लगता है, तो मेथिल यहां पे सिर्फ प्लस आई प्रभाव दर्शाएगा, यहां पर प्लस आई भी दर्शाएगा और प्लस एच भी दर्शाएगा, यहां पर प्लस आई भी दर्शाएगा और प्लस एच भी दर्शाएगा। पहली बात तो ये क्लियर करो, पहली बात तो ये क्लियर करो। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। हाँ जी, ओके। अब जरा देखो ध्यान से, वैसे देखो नीट में क्या पूछा जाएगा? पूछा जाएगा इनमें सर्वाधिक अम्लीय कौन सा है। तो अब आपसे यही पूछेगा सर्वाधिक अम्लीय कौन सा है। अब 4 में से देखा जाए, इसमें भी दान करने वाला है, इसमें भी दान करने वाला है, इसमें भी दान करने वाला है, इसमें तो कोई दान करने वाला है ही नहीं। और अम्लीय सामर्थ्य दान करने वाले समूह की वजह से घटती है।
तो सर आप सब लगा के आओगे ऑप्शन नंबर 1 कि सर पहला वाला है, पहला वाला सबसे ज्यादा अम्लीय होगा, क्योंकि सर उसमें कोई दाता समूह नहीं है। लेकिन ऑर्थो प्रतिस्थापी बेंजोइक अम्ल, यहां पे लग गया आपका ऑर्थो प्रभाव। ऑर्थो प्रभाव भैया, दान करने वाला कैसा भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, हाँ या ना, कि सदैव ऑर्थो प्रतिस्थापी बेंजोइक अम्ल बेंजोइक अम्ल से ज्यादा अम्लीय होगा। तो अगर मैं बात करूं यहां पर अम्लीयता का क्रम, अगर मैं बात करूं अम्लीयता, यार ए वाले से बी वाला सबसे ज्यादा एसिडिक रहेगा। क्या बोलते हो मेरे भाइयों, क्या बी वाला सबसे ज्यादा एसिडिक रहेगा? क्या बी वाला सबसे ज्यादा एसिडिक रहेगा? बी वाला ए वाले से ज्यादा एसिडिक रहेगा। बात के बाद में तो भले देने वाले ये मेटा पे ये पेरा पे, इनसे कोई कंपैरिजन नहीं है। ए सबसे ज्यादा एसिडिक होता, क्योंकि इन तीनों में देने वाले समूह हैं, उसमें कोई देने वाला समूह नहीं है, तो ए सबसे कायदे से आगे होना चाहिए था। लेकिन बेंजोइक अम्ल ऑर्थो वाला सबसे आगे आ जाएगा ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। समझ में आई मेरी बात? इसलिए इस पे स्टार लगा लेना, ठीक है। तो बी सबसे ज्यादा, फिर ए। अब दे कम कौन रहा है? ये सिर्फ प्लस आई प्रभाव से दे रहा है, ये प्लस एच से भी दे रहा है, तो ये कम दे रहा है सी, फिर आ जाएगा डी। ध्यान से समझ लेना रसगुल्लो, बहुत ही प्यारी बात है, एकदम सरल बात है, एकदम सिंपल है, एकदम बढ़िया तरीके से हो जाएगी। क्या मेरी बात क्लियर हुई? क्या मेरी बात क्लियर हुई? किसी को कोई शक कोई डाउट हो तो बता सकता है। दोनों क्वेश्चन आपकी खिदमत में पेश है। पहला क्वेश्चन एकदम सरल था, उसमें तो लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। क्लोरीन, ऑर्थो प्रतिस्थापी क्लोरीन, वो ज्यादा ही आया उससे, ठीक है। और यहां पर हमारा ज्यादा अम्लीय होता ए, लेकिन ऑर्थो प्रतिस्थापी है तो इसलिए क्या हो जाएगा बी, ठीक है। और आपने किसी ने पूछा भी था बेटा, वो कुछ मॉड्यूल में भी था, ठीक है, तो ध्यान रखना। तो कर सकते हो आराम से, अब तो कर सकते हो, बस कान खड़े रखना कि यार जब जब अगर हमें बेंजोइक अम्ल दिया गया है, उसकी ऑर्थो पे कुछ समूह दे रखा है तो ध्यान रखना है। अगर खींचने वाले समूह तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन देने वाले होंगे तब भी ऑर्थो की ज्यादा अम्लीयता होगी। गॉट इट? क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप सभी को सज्जनों? बढ़िया से अच्छे सारी बातें क्लियर हो रही है? वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। अब इतना क्लियर हो गया मामला, ओके। अच्छा, अब यहां पे जरा देखो ध्यान से, मैं एक अम्ल के बारे में बताना चाहता हूं आपको, एक अम्ल के बारे में बताना चाहता हूं, कोई क्रम नहीं बता रहा हूं, एक अम्ल के बारे में बताना चाहता हूं। ये कंपाउंड है, ये एक 4 कार्बन की वलय जिसमें 2 CO और 2 OH, एक पाई बंद है। इस यौगिक को कहा जाता है बेटा स्क्वेरिक एसिड। यह भी एक प्रबल अम्ल होता है, यह भी एक प्रबल अम्ल होता है। इसमें 2 अम्लीय हाइड्रोजन है, एक अम्लीय हाइड्रोजन ये है, एक अम्लीय हाइड्रोजन ये है। तो जैसे ही जब ये टूटता है बेटा, तो 2 H+ आयन ये रिलीज कर सकता है। यहां पे भी नेगेटिव चार्ज, यहां पे भी नेगेटिव चार्ज। यह ऋणायन भी डबल बॉन्ड के साथ संयुग्मन में, ये ऋणायन भी डबल बॉन्ड के साथ संयुग्मन में। अच्छा खासा अनुनाद होता है इसमें, ठीक है। और यहां से 2 H+ आयन निकल सकते हैं, ठीक है, अनुनाद द्वारा स्थायी। बहुत अच्छा खासा प्रबल अम्ल होता है ये, ठीक है, प्रबल एसिड होता है। हाँ जी, यह एक अच्छा खासा प्रबल अम्ल माना जाता है। ओके, तो सर यहाँ पे क्यों लिखवाया? क्योंकि मैं एक क्रम लिखवाने वाला हूं तुम्हें अब। हाँ जी, तो बाकी जितनी बातें हमने देखी सारी बातें एकदम क्लियर है। हमने अम्लीय सामर्थ्य जब पढ़ना स्टार्ट किया था, छोटपुट क्वेश्चन किए, CH4, CH4, NH3, H2O, HF, फिर HF, HBr, HI, HCl वाले ऐसे क्वेश्चन किए, फिर एकल बंद, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड वाले ऐसे क्वेश्चन किए, फिर एल्कोहल वाले क्वेश्चन किए, फिर एल्कोहल को फिनोल से कंपेयर किया, फिर अलग अलग कंपाउंड के अंदर हमने एसिडिक हाइड्रोजन देखे कितने हो सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस किए बेटा। फिर अगले वाले लेक्चर में हमने कुछ थोड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन किए फिनोल को लेकर के, और फिनोल में भी ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, पेरा नाइट्रोफिनोल, मेटा नाइट्रोफिनोल, वहां पे एक्सेप्शन आ जाता है। एक्सेप्शन क्या आ जाता है? ऑर्गेनिक में कोई एक्सेप्शन है ही नहीं,
ठीक है, वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाने की वजह से वो मेटा वाला पैरा वाला ऑर्थो वाला हाइड्रोजन उतना जल्दी नहीं निकलता जितना कि पैरा का निकलता। पोम याद करवाया था मैंने, पोम। अच्छा, अगली बात मैंने आपको ये पढ़ाई थी कि फॉर्मिक अम्ल बेंजोइक अम्ल से भी ज्यादा अम्लीय होता है। फॉर्मिक अम्ल में जो ऋणायन बनता है वो एक नॉर्मल अनुनाद दर्शाता है, जबकि बेंजोएट आयन जो बनता था वो क्रोसित अनुनाद दर्शाता था। वो ऑक्सीजन बेचारा देखता रहता था, इधर बेंजीन मजे ले रहा था, रेजोनेंस करवा रहा था। हाँ है ना, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? एसिटिक अम्ल कम एसिडिक हो जाता था उनसे। क्या इतनी बातें समझ में आ गई? ओके, ये अच्छा एक बात और, ये वाली बातें भी क्लियर करवा दूं और एक ये बात भी। हाँ जी, ये वाली बात, ये वाला ध्यान रखना। हाँ जी, अम्लीयता, ये है बेटा फॉर्मिक अम्ल। ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं। ये है फॉर्मिक अम्ल, ये है आपका फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल, और यहां पर है ये आपके पास, अगर यहां CH3 लगा देता तो ये बन जाता हमारा एसिटिक अम्ल, लेकिन मैंने यहां लगा दिया Cl। ये है फॉर्मिक अम्ल, ये है क्लोर एसिटिक अम्ल। इसका नाम है क्लोर एसिटिक अम्ल। देखिए ध्यान से, यहां पर फॉर्मिक अम्ल बेंजोइक अम्ल से भी ज्यादा एसिडिक होता है, लेकिन अब हमें पता है कि जो हेलोजन है, हेलोजन का माइनस आई तो बेंजीन से भी ज्यादा होता है। तो इस वजह से बेटा इसके माइनस आई प्रभाव के कारण इस वाले की क्लोर एसिटिक अम्ल ज्यादा एसिडिक हो जाता है फॉर्मिक से। ध्यान रखना, ये ध्यान रखिएगा बेटा, ये ध्यान रखिएगा, ये एक आपको ध्यान रखना है। ओके, अच्छा एक और बात, मैंने जब आपको डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़ाया था, याद है? ऑक्जेलिक अम्ल, मेलोनिक अम्ल, सक्सिनिक अम्ल, ग्लूटेरिक अम्ल, एडिपिक अम्ल, पेमेलिक अम्ल, ऐसे ऐसे अम्ल पढ़ाए थे। हाँ या ना? पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? पढ़ाए थे। तो उनकी अम्लीयता का क्रम देखो। हाँ जी, डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों में डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लीयता का क्रम, जिनके COOH जितने नजदीक होते हैं वो उतना अम्लीय होता है। जिनके COOH जितने नजदीक होंगे वो उतना अम्लीय होता है। डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़ाया था मैंने आपको, ओम्स गेप, OMSGAP, ओम्स गेप। ठीक है, तो डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लीयता, तो इनकी जो अम्लीयता का क्रम होता है बेटा, ठीक है, सबसे ज्यादा अम्लीय होता है ऑक्जेलिक अम्ल। डायरेक्ट नाम लिखवा रहा हूं, ऑक्जेलिक एसिड, ओम्स गेप, OM, मेलोनिक एसिड, मेलोनिक एसिड, OMS, सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड। IUPAC नामकरण के दौरान लिखवाएं सब, ऑक्जेलिक, फिर मेलोनिक, फिर देन सक्सिनिक, OMS, GAP, ग्लूटेरिक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड, OMS, GAP, एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड, देन पेमेलिक एसिड। पेमेलिक एसिड, ये इनकी अम्लीयता का क्रम होता है डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों की। ओके, हमने ये भी देख लिया। अब एक फाइनल हम एक नेट रिजल्ट देखेंगे जो कि हमें ध्यान होना चाहिए, वो काम आ जाता है आपके। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है बच्चों? आई होप आप इन सारी बातों को समझ पा रहे होंगे। ध्यान रखना है, ऑक्जेलिक OMS, GAP। ठीक है, बस थोड़ी देर बाद में अम्लीय सामर्थ्य खत्म हो जाएगा। ठीक है, पीछा खत्म हो जाएगा आपका इससे। OMS, GAP, ओम्स गेप पढ़ाया था मैंने आपको। ठीक है, अम्लीयता ऑक्जेलिक की ज्यादा होती, फिर मेलोनिक की, सक्सिनिक की, ग्लूटेरिक की, एडिपिक की, पेमेलिक की। इनमें 2-2 COOH होते हैं। ठीक है, ओके।
अब ये बात क्लियर हो गई। एकदम क्वेश्चन इतना डरावना नहीं आता है आपके नीट में, तो सिंपल सा क्वेश्चन आता है, बहुत ही हल्का फुल्का, ठीक है, ओके, घबराना नहीं है, एकदम सिंपल से। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम अम्लीय जो भी है, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, अम्लीय, अलग अलग अम्ल है, उनकी सामर्थ्य का क्रम देखेंगे। अम्लीय सामर्थ्य का क्रम, अम्लीय सामर्थ्य का क्रम, हाँ जी, देखो ध्यान से। अगर मैं कार्बनिक अम्लों की बात करूं, सबसे ज्यादा अम्लीय होते बेटा सल्फोनिक अम्ल, सबसे आगे होते। पहले मेरे को लिख लेने दो, फिर मैं आपको लिखने का टाइम दूंगा, ठीक है। सबसे आगे होते हैं सल्फोनिक अम्ल, सबसे ज्यादा अम्लीय होता है सल्फोनिक, ठीक है। सल्फोनिक बेंजीन के ऊपर भी लगा हो सकता है, एल्किल समूह के ऊपर भी लगा हो सकता है, जिसमें बेंजिल सल्फोनिक अम्ल सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद एल्किल सल्फोनिक अम्ल, ठीक है। बेंजीन सल्फोनिक, फिर एल्किल सल्फोनिक, तो सबसे ज्यादा होते हैं सल्फोनिक। सल्फोनिक के बाद आता है बेटा आपके पिक्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल? पिक्रिक अम्ल, OH, NO2, 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 ये होता है पिक्रिक अम्ल, इसका ज्यादा होता है अम्लीयता। फिर इसके बाद आता है बेटा स्क्वेरिक एसिड, इसलिए मैंने वो लिखवाया था क्योंकि वो यहां क्रम में फिट हो जाता था। स्क्वेरिक एसिड, ये है आपके पास स्क्वेरिक एसिड, ठीक है। नाम लिखूंगा इनके, ये सल्फोनिक अम्ल, ये है आपके पास पिक्रिक अम्ल, पिक्रिक अम्ल लिखते जाओ साथ के साथ। ये है आपके पास स्क्वेरिक एसिड, स्क्वेरिक एसिड। स्क्वेरिक एसिड के बाद आता है आपके पास, स्क्वेरिक एसिड के बाद आता है आपके पास यहां पर OH, डाइनाइट्रो फिनोल। बेंजीन के ऊपर OH समूह है, फिनोल है और 2 NO2 है, ये इसके बाद आता है। सबसे आगे सल्फोनिक, फिर पिक्रिक, फिर स्क्वेरिक, और फिर देन आता है बेटा यहां पर डाइनाइट्रोफिनोल। ये है आपके पास डाइनाइट्रोफिनोल, डाइनाइट्रोफिनोल। डाइनाइट्रोफिनोल के बाद आते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसके बाद आते हैं, फिर उसके बाद आते हैं आपके पास कार्बोक्सिलिक अम्ल, घटते हुए क्रम में कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। एक दो बार लिखोगे याद हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब कार्बोक्सिलिक अम्ल में बेंजोइक अम्ल भी होता है, एल्किल कार्बोक्सिलिक अम्ल भी होते हैं, और फॉर्मिक, फॉर्मिक सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा फॉर्मिक, फिर बेंजोइक, फिर देन एल्किल वाला, ये ध्यान रखना, ठीक है, ओके। सबसे ज्यादा फॉर्मिक, फिर बेंजोइक, देन एल्किल पढ़ाया हुआ है। कार्बोक्सिलिक अम्ल के बाद आता है कार्बोनिक अम्ल, H2CO3, जो कि कोल्ड ड्रिंक में पाया जाता है, सोडा वाटर, ठीक है। कार्बोनिक अम्ल H2CO3, कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, ये होता है। कार्बोनिक अम्ल के बाद आता है नाइट्रोफिनोल, मोनोनाइट्रोफिनोल, मोनोनाइट्रोफिनोल, मोनोनाइट्रोफिनोल। बेंजीन मतलब फिनोल के ऊपर एक NO2। अब नाइट्रोफिनोल में भी कौन सी? पोम, पैरानाइट्रोफिनोल, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, देन मेटानाइट्रोफिनोल, पढ़ाया हुआ है, पढ़ाया हुआ है मैंने आपको अच्छे से, ठीक है, ओके। इनके बाद नाइट्रोफिनोलों के बाद फिर आता है आपका फिनोल, फिर आता है आपका फिनोल, ठीक है। क्या आता है? फिनोल। फिनोल के बाद, फिनोल के बाद आता है आपका, फिनोल हो गया, फिनोल के बाद आता है बेटा आपका एनिलीनियम आयन, ये RNH3+। इस नाइट्रोजन पर धनावेश, ये भी अनस्टेबल होता है, नाइट्रोजन पर धनावेश आ गया तो तुरंत ये H+ निकाल सकता है, ठीक है। ये है आपके पास एमीन, ठीक है, एमीनियम, एमीनीमियम, नीमियम आयन, एमीन के पीछे नियम लगा दो, एमीनीमियम आयन, ये आ जाता है। इसके बाद आता है आपके पास जल, यादें हमने देखा था
फिनोल, फिनोल के बाद जल, जल के बाद फिर यहां पे आता है बेटा आपके पास एल्कोहल, ROH, विदाउट बेंजीन वाला ये जल, फिर आ गया एल्कोहल। अब एल्कोहल के बाद आता है बेटा आपके पास एल्काइन, एल्कोहल के बाद आता है बेटा आपके पास एल्काइन, 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 ये ध्यान रखना है, एल्काइन। और एल्काइन के बाद आता है आपके पास, फिर आता है अमोनिया, अमोनिया के बाद आता है बेटा आपके पास बेंजीन, ठीक है, बेंजीन बहुत कम अम्लीय, फिर आता है आपके पास एल्कीन, और सबसे लास्ट में आता है आपके पास एल्केन। ये एक कंप्लीट क्रम मैंने बताया। ये पूरा का पूरा आपको अम्लीयता का क्रम ध्यान रखना है। सबसे प्रबल, प्रबलतम सल्फोनिक है। इस क्रम को ध्यान रखें बढ़िया से। सबसे आगे होता है सल्फोनिक, सल्फोनिक के बाद पिक्रिक, पिक्रिक के बाद स्क्वेरिक, स्क्वेरिक के बाद डाइनाइट्रोफिनोल, डाइनाइट्रोफिनोल्स के बाद आ जाते हैं कार्बोनिक कार्बोक्सिलिक अम्ल, फॉर्मिक, बेंजोइक, फिर आ जाता है एल्किल कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कार्बोनिक, कार्बोनिक के बाद आते हैं नाइट्रोफिनोल्स, पोम, पेरा, ऑर्थो, मेटा, फिर आता है फिनोल, फिनोल के बाद आता है यहाँ पर RNH3 पॉजिटिव, जैसे कि हमने अमोनियम आयन पढ़ा है वैसे ये आयन है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है फिर आपके जल, फिर आता है एल्कोहल, फिर आती है एल्काइन, एल्काइन के बाद आता है फिर अमोनिया, ठीक है, एल्काइन के बाद आता है अमोनिया, फिर बेंजीन, फिर एल्कीन, सबसे लास्ट में एल्केन। ये सबसे कम अम्लीय होते हैं। तो यहां पे ये जो टेबल है याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ये जो टेबल है बेटा याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो ध्यान से, ये है सल्फोनिक अम्ल, सल्फोनिक सबसे आगे, फिर पिक्रिक, देन स्क्वेरिक, देन नाइट्रोफिनोल्स, डाइनाइट्रोफिनोल्स, देन कार्बोक्सिलिक, देन कार्बोनिक अम्ल, ठीक है, कार्बोनिक अम्ल, फिर नाइट्रोफिनोल्स, फिर देन फिनोल, फिर ये एमीन है, ये एमीन है तो एमिनीमियम आयन हो गया, फिर H2O, फिर एल्कोहल, देन एल्काइन, देन अमोनिया, देन बेंजीन, देन एल्कीन, देन एल्केन। ये फाइनल है। अब यहां पर ये तो सारे अम्ल हो गए। अब मैं यहां पर एक स्टेटमेंट लिखवाने वाला हूं, ठीक है। एक बार आई होप आपने इनको नोट कर लिया होगा। एक स्टेटमेंट में लिखवा रहा हूं, हाँ जी। जो प्रबल अम्ल होगा, प्रबल अम्ल, अगर आपने मान लो किसी दुर्बल अम्ल के लवण में उसको मिलाया, प्रबल में एकदम पहलवान आदमी आ रहा है, तो दुबले आदमी तो साइड में हो जाते हैं ना। जैसे बॉडीगार्ड आते हैं तो जो जैसे नेताजी आते हैं या नेताजी के बॉडीगार्ड आते हैं, छोटे मोटे लोग साइड में हो जाते हैं, होते कि नहीं होते, अपने जैसे लोग साइड में हो जाते हैं, ठीक है। अरे कि नेताजी जी की गाड़ी जा रही है, तो सेम उसी बात, उसी तरीके से जब भी प्रबल अम्ल को दुर्बल अम्ल के विलयन में मिलाया जाता है तो दुर्बल अम्ल साइड में हो जाता है, प्रबल अम्ल अपना विलयन बनाता है। ध्यान रखेंगे, प्रबल अम्ल दुर्बल अम्लों को उनके जलीय विलयन या लवणों में से प्रतिस्थापित कर सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? जो प्रबल होगा उसी की चलेगी। स्ट्रॉन्ग एसिड डिस्प्लेसेस वीक एसिड्स फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। स्ट्रॉन्ग एसिड डिस्प्लेसेस वीक एसिड फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। प्रबल अम्ल दुर्बल अम्लों को उनके जलीय विलयन में से अलग कर देते हैं, वही अभिक्रिया हो पाएगी। तो सीधा सीधा इसका बात यह समझ में आ रहा है, जिस रिएक्शन में प्रबल अम्ल से दुर्बल अम्ल बने वह अभिक्रिया होगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? वो अभिक्रिया होगी। ये इस क्वेश्चन का पॉइंट है। ये दो पॉइंट आपको ढंग से समझ लेने हैं बेटा, तो आप ऑर्गेनिक की रिएक्शंस को फील कर पाओगे। अब जैसे कि मान लो
यहां पे ये टेबल दे रखी है, ये रहा मेरा एल्कोहल, ठीक है। अगर मैं एल्कोहल का लवण ले लेता हूं, समझना कैसे लेंगे वो मैं बताऊंगा। अगर एल्कोहल के लवण की अभिक्रिया उसके आगे आने वाले किसी अम्ल के साथ करवाई जाए तो एल्कोहल के लिए तो इसके आगे वाले सारे के सारे प्रबल होंगे, तो सब बोलेंगे हट तू लवण नहीं बनाएगा, हम बनाएंगे, तू साइड में, एल्कोहल साइड में निकल जाएगा, एल्कोहल को H मिल जाएगा, तू अलग हो जाएगा, हम लवण बनाएंगे। समझ में आ रहा है? जैसे कि अगर फिनोल है, अगर फिनोल है, फिनोल का हमने लवण लिया तो फिनोल के लिए तो बाकी सारे दुर्बल हो गए, तो फिनोल के लवण पर इनकी कोई अभिक्रिया का फर्क ही नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर फिनोल के लवण पर आगे वाले की कोई, अरे नेताजी आप आ गए क्या, हम तो आपकी राह देख रहे थे, देखो कैसे उनकी चमचागिरी कर रहा है, हमारे सामने तो बहुत रोब झाड़ता है। समझ में आ रहा? तो दुर्बल वालों की औकात नहीं प्रबल को हटा सके, लेकिन प्रबल वालों के सामने वो भी एकदम भीगी बिल्ली बन जाता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही? थोड़ी सी अच्छे से क्लियर करते जाओ। समझ में आ रहा बेटा? ओके, तो अब यहां पर हम कुछ बातें समझेंगे, जैसे कि देखो उदाहरण समझिएगा बेटा। जैसे कि मैंने क्या ले लिया यहां पर, जैसे कि सपोज करो मैंने ले लिया यहां पर बेंजीन के ऊपर, ये बेंजोइक अम्ल ले लिया मैंने, ये है लिया मैंने बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल की अभिक्रिया करवा दी मैंने फिनोक्साइड आयन के, ये है आपके पास सोडियम फिनोक्साइड, बेंजीन O माइनस Na+, ये फिनोक्साइड आयन कहलाता था, Na लगा दिया, सोडियम फिनोक्साइड कहलाया, इसका नाम है सोडियम फिनोक्साइड। ओके, अब मैंने इनके बीच में अभिक्रिया करवा के एक रिएक्शन करवा दी, बेंजोइक अम्ल है तो अम्ल तो क्या करते हैं, H+ आयन त्यागते हैं, तो इसने H+ आयन त्यागा, H+ आयन निकल गया, Na+ आयन इधर आ गया, ये अभिक्रिया हो गई। यहां पर आ गया C डबल बॉन्ड O- से जुड़ गया Na+, और वो H+ निकल करके कहां जुड़ गया, ऑक्सीजन पे जुड़ गया, यहां पे लग गया। तो अब ये तो एक लवण था, सोडियम आयन और एक ऋण आयन, ये तो एक लवण है बेटा, यहां लवण से लवण बना, ठीक है, यहां पर ये फिनोल बना, यह फिनोल बना। ओके, क्लियर है मामला? ओके, हेलो हेलो, हाँ सर, बस अभी क्लास में हूँ, ठीक है, अभी करता हूं। हाँ जी, क्लियर हो गया? ये अभिक्रिया आप देखो, सारी बातों को एकदम बढ़िया से क्लियर करो। बेंजोइक अम्ल जब सोडियम फिनोक्साइड के साथ क्रिया कर रहा है तो यहां से H+ निकल के उधर चला गया, Na+ यहां आ गया, क्या ये रिएक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता? तो अब हम क्या सोचेंगे, यार अम्ल ये हमारे पास यौगिक था, ये तो लवण था ना, हमने बाहर से ये मिलाया, तो इसने क्या किया, खुद का लवण बना दिया, इसको पतले गली से निकाल दिया। अब आप देखो इन दोनों में से ये प्रबल है कि ये प्रबल है, तो अभिक्रिया हो जाएगी। तो यार हमें पता है बेंजोइक अम्ल फिनोल से ज्यादा पावरफुल होता है, तो क्या यह प्रबल अम्ल हो जाएगा, क्या यह प्रबल अम्ल हो जाएगा, और यह हो जाएगा दुर्बल अम्ल। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई क्या? तो इस वजह से ये अभिक्रिया प्रोसीड हो सकती है, ये अभिक्रिया संभव है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रबल अम्ल से दुर्बल अम्ल बन रहा है, दिस रिएक्शन इज मतलब पॉसिबल, हो सकती है अभिक्रिया। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? एकदम सरल है, कोई भी ज्यादा हिचकिचाहट की जरूरत नहीं है, एकदम सटीक, एकदम क्लियर है मामला। देखो ध्यान से, ये उदाहरण समझ में आया बेटा? ये रिएक्शन पॉसिबल हो सकती है क्या? हो सकती है। ऐसे ही हम कुछ अभिक्रियाएं मैं आपको देता हूं क्वेश्चन के तौर पे, फिर अपन देखेंगे उसको पॉसिबल होगा या नहीं होगा, ठीक है? ठीक, अब जैसे कि एक क्वेश्चन करते हैं, निम्न में से कौन सी अभिक्रियाएं संभव हो सकती है?
ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया, आपको बताना है कौन सी पॉसिबल हो सकती है, ठीक है। ओके, अच्छा जी, तो भैया क्या क्वेश्चन मैंने लिया? मैंने क्वेश्चन लिया कि यार CH3CH2OH इसकी अभिक्रिया करवाई मैंने NaNH2 के साथ, ठीक है। ये एल्कोहल लिया, इसकी अभिक्रिया इसके साथ करवाई। अभी हमें कुछ नहीं पता, अभी आपको कुछ नहीं आता, बस मैं आपको अभिक्रिया बना के दे रहा हूं, आपको यस और नो बोलना है, ठीक है। ओके, तो यहां से ये अगर मैं देखूं एल्कोहल है, H+ आयन है, ये निकल गया, ठीक है। यहां पे Na चला गया और ये H और ये NH2 मिलकर NH3 बना लिया। ये पहली अभिक्रिया, क्या ये पॉसिबल है? देखना आप। हाँ, फिर ये दूसरी अभिक्रिया, यह एल्कोहल, यह NaHCO3, यह लवण है, ठीक है। इन दोनों के बीच में अभिक्रिया हुई, यहां पर ONA हो गया, ठीक है। ये H इस H से मिलता H2CO3 बनाता और ये H2CO3 बेटा टूट जाता है, तो यहाँ किसमें टूट जाता है? ये H2O प्लस CO2 में, तो CO2 गैस उत्सर्जित होती है। क्या ये रिएक्शन पॉसिबल हो सकती है? ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। ओके, थर्ड वाली अभिक्रिया, ये फिनोल है, फिनोल की अभिक्रिया NaHCO3 के साथ करवाई, तो यहां पर ये सोडियम फिनोक्साइड आयन बना लिया, ठीक है, और यहां पर H2O प्लस CO2 बना दिया, ठीक है। समझ पा रहे हो मेरी बातों को? ओके, और एक अभिक्रिया मैंने ये लिखी, हाँ जी, NaHCO3 के साथ, तो यहां पर ये बना दिया मित्रों। अब आप मुझे बताओ कौन सी रिएक्शंस पॉसिबल है? हाँ जी बेटा, अब दिखाइए, अब दिखाइए, बोलो 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 बोलो। क्या मेरी आवाज आ रही है फलक सिद्दीकी? हेलो फलक, हेलो जी, हेलो, एम आई ऑडेबल? बेटा जरा देखो ध्यान से, अब देखो आराम से, ठीक है। हाँ जी, रोहित ठाकरे, बेटा समझ आ रहे हैं बेटा आपको? अच्छा मुझे बताओ, पहले अभी तक का जितना मैंने टॉपिक पढ़ाया वो सब समझ में आया? मैंने इसलिए आपके कमेंट साइड कर रखे थे कि मैं उसको पहले क्लियरली पढ़ा करके खत्म कर दूं। हाँ जी, एकदम समझ में आ रहा है बेटा? हाँ जी, अरे महक 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 बेटा समझ में आया? पहले तो मुझे ये बता दो समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, एकदम क्लियर है? ओके ओके, हाँ जी। अब जरा देखो ध्यान से, आपको ये चार अभिक्रियाएं दे रखी है। ओके, तो बात ऐसी है, घर जैसी है। यहां पर ये सोडियम धातु है और नाइट्रोजन, सोडियम तो धातु है ना, नाइट्रोजन के साथ क्या कर रही है? धातु अधातु के बीच में आयनिक बंध, धातु अधातु के बीच में आयनिक बंध, हाँ या ना? सोडियम धातु है और ये अधातु है, ये तो आयनिक बंध है, अर्थात ये तो लवण है, हाँ या ना? तो हमने इस एल्कोहल को इस लवण के ऊपर मिलाया, तो एल्कोहल का H निकला, वो उधर गया, Na+ इधर आया, ये बना। तो यहां पर ये एल्कोहल है और यहां अमोनिया है। देखो दोनों में प्रबल कौन होता है? सर अगर हम देखें तो सर एल्कोहल प्रबल होता है अमोनिया की तुलना में। एल्कोहल प्रबल अम्ल है अमोनिया की तुलना में, तो प्रबल वाला दुर्बल को हटा देगा ना, तो मतलब ये प्रबल हुआ, ये दुर्बल हुआ, हाँ या ना? क्या रिएक्शन पॉसिबल है? यस है, यस है, हाँ या ना? हाँ या ना? एकदम क्लियर है क्या बेटा? ठीक है, ओके ओके। अब देखो ध्यान से, यहां पर एल्कोहल
एल्कोहल, ये हमारे पास लवण, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये लवण है। जब हमने इन दोनों के बीच में अभिक्रिया करवाई, यहां से H+ निकला, इधर गया, H+ इधर गया, Na+ इधर आया, तो यहाँ पे खुद का लवण बना लिया, और ये H जाते हैं H2CO3, H2CO3 जल में डालते हैं बेटा, टूट जाता है, H2O+ CO2 गैस निकलने लगती है। क्या ये रिएक्शन पॉसिबल हो सकती है? ये है एल्कोहल और ये है कार्बोनिक अम्ल। कार्बोनिक अम्ल प्रबल होता है। कार्बोनिक अम्ल, रेशम देखता हूं बेटा, हाँ या ना? ठीक है बेटा, तो ये है आपके पास, ये है आपके पास दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल से बन रहा है यहां पर प्रबल अम्ल। क्या यहां पर ये प्रबल अम्ल बन रहा है? प्रबल अम्ल बन रहा है। तो क्या ये दुर्बल से स्ट्रॉन्ग ये रिएक्शन पॉसिबल हो सकती है क्या? नहीं पॉसिबल हो सकती है। सर दुर्बल वाला कैसे हटा सकता है? क्या बात कर रहे हो? अरे अमित कुमार क्या हो गया भाई? कहीं पे भी नहीं जा रहा हूं मैं, ठीक है? ओके, यहां पे जरा देखो ध्यान से, फिनोल। अब फिनोल की अभिक्रिया NaHCO3। अब जरा देखो ध्यान से, फिनोल, फिनोल ने इस लवण के साथ अभिक्रिया करी। सोडियम धातु है, हाइड्रोजन धातु है, कार्बन धातु है, ऑक्सीजन, मतलब आयनिक बंधी है। अरे आयनिक है, यह एक लवण है, ये फिनोल। फिनोल से क्या दे रहा है यहां पर? यहां पे H2CO3 बनेगा ना, CO2। हाँ जी, ये फिनोल है, फिनोल है। ये H2CO3 का मतलब क्या है मेरे भाई? H2CO3 तो है, H2O+ CO2 का मतलब। तो यहां पर जरा देखो ध्यान से, फिनोल और H2CO3 कार्बोनिक अम्ल। कार्बोनिक अम्ल के बाद आता है पोम। देखो ध्यान से, ये रहा कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल के बाद पोम, फिर आता है फिनोल। अरे दुर्बल वाला प्रबल वाले को कैसे हटा सकता है भाई? बोलो, हटा सकता है क्या? नहीं हटा सकता है। तो यहां पे जरा देखो ध्यान से, यह दुर्बल हो गया, दुर्बल अम्ल, यह प्रबल अम्ल हो गया ना। तो आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में, जब हम फिनोल की अभिक्रिया NaHCO3 के साथ करवाते हैं तो CO2 गैस उत्सर्जित होगी या नहीं होगी? ऐसे क्वेश्चन आता है। नहीं होगी, क्योंकि फिनोल दुर्बल अम्ल कार्बोनिक अम्ल की तुलना में कैसे निकलेगी रे भैया? ये रिएक्शन नहीं हो सकती। और यहां पे जरा, जब वही अभिक्रिया बेंजोइक अम्ल के साथ करवाई जाए सोडियम बाइकार्बोनेट की, तो CO2 गैस निकलेगी कि नहीं निकलेगी? निकलेगी कि नहीं निकलेगी? निकलेगी, निकलेगी, निकलेगी। यहां पे CO2 गैस रिलीज हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये प्रबल है और ये दुर्बल है। क्या फील आया क्या मेरे भाइयों? क्या फील आया क्या मेरे भाइयों? क्या फील आया क्या मेरे भाइयों? तो क्या मतलब ए बी पॉसिबल है और डी बी पॉसिबल है? क्या ए बी पॉसिबल है और डी बी पॉसिबल है? क्या ए बी पॉसिबल है, डी बी पॉसिबल? अरे देख लो यार, मैंने अगर गलत करा, अच्छा अच्छा अच्छा, सुनो सुनो, हाँ 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 हाँ, वेरी गुड, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सक्सेनिक, ठीक है, ठीक है, इसको भी सही कर लेना, ठीक है। बोलो हरिओम। ऑक्जेलिक, मेलोनिक, सक्सेनिक, ग्लूटेरिक, एडिपिक, पैमेलिक, ओके, ठीक है, रेशम ने ही बोल दिया था, ओके, हाँ जी। तो ये क्या बात, ये ए और डी दोनों सही है, ए और डी दोनों सही है बेटा, एकदम पूरा फील आया। अब एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए, एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए, तुम्हें देखते ही आंसर बताना है। एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए, एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए, ठीक है, एक क्वेश्चन और कर सकते हैं, ठीक है। निम्न यौगिकों की NaHCO3 के साथ क्रिया कराने पर कितने यौगिक CO2 गैस उत्सर्जित करते हैं? ठीक है, ओके। अरे डोरू आलम, क्या बात है मेरे भाई?
हाँ जी भैया, अब ये करके देखो, आप बताना आंसर, ठीक है। हाँ जी बताओ, कुल कितने यौगिक होंगे? देखो देखो, आपको ये एक लवण दे रखा है, अब तुम्हें इसका अम्ल ढूंढना होता। अरे एच हटा, एने हटा के एच लगा दो, एने हटा के एच लगा। एक ट्रिक देखो, ट्रिक देखो, मैं तुम्हें कोई रट्टा मारने की नहीं बोल रहा हूं। देखो ये एक लवण है NaHCO3, अब इसमें H लगा दो, Na की जगह H लगा दो, H2CO3। H2CO3 से जो प्रबल है वो क्रिया करेंगे, जो दुर्बल है क्रिया नहीं करेंगे, खत्म बात। कितने कंपाउंड है जो क्रिया करेंगे? अरे अमित कुमार क्या हो गया भाई, तू इधर कर लेना, देख लेना बेटा, ठीक है। देखो ध्यान से, क्या बेटा सल्फोनिक अम्ल तो प्रबल होता है, ए के लिए कौन मना कर रहा है? सल्फोनिक अम्ल क्रिया करेगा, H2CO3 से ज्यादा प्रबल होता है। नाइट्रोफिनोल क्रिया नहीं करेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? नाइट्रोफिनोल क्रिया नहीं करेगा। देखो ध्यान से, कार्बोनिक अम्ल नाइट्रोफिनोल पीछे, कार्बोनिक अम्ल के पीछे नहीं करेगा। पोम पोम, पेरा नाइट्रोफिनोल, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, मेटा नाइट्रोफिनोल नहीं करेगा, नहीं करेगा। तो ये क्रिया करेगा नहीं करेगा। क्या यहाँ पर स्क्वेरिक अम्ल क्रिया करेगा? करेगा। क्या फिनोल करेगा? नहीं करेगा। क्या यहाँ पर अमोनिया करेगी? बहुत ही पीछे है सर ये तो। क्या एल्कोहल करेगा? अरे फिनोल की नहीं चल रही, इसकी कहाँ चलेगी? नहीं करेगा। क्या एल्काइन करेगी? नहीं करेगी। क्या कार्बोक्सिलिक अम्ल करेगा? यस गुरुजी करेगा। तो क्या 1 2 3, तो आंसर हो जाएगा थर्ड। टोटल 3 कंपाउंड है जो रिएक्ट करेंगे। तो क्या बात समझ में आई रसगुल्लो? एकदम सिंपल सी बात थी, बात घर जैसी थी, एकदम क्लियर हो गया मित्रों। तो अब लग रहा है तुम्हें कि हाँ ऑर्गेनिक वाली क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो एक बच्चा जो बोल रहा था ना सर 102 नंबर का क्वेश्चन नहीं बना, एक बार ट्राई करके देखना, कर लेगा। ठीक है, ठीक है यार। देखो मैं जो बोल रहा हूं इस बात को सोचो, अभी देखो ध्यान से। अब बेटा देखो ध्यान से, एलन वाले ने जब खरीदा है तो अभी इस बारे में कोई ये नहीं है कि यार तुम्हारे कोर्स की फीस क्या रहेगी, अभी तुम पढ़ ही रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में क्या होगा वी ऑल्सो डोंट नो, ठीक है। लेकिन अभी आप जब पढ़ रहे हैं तो बढ़िया से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, और आई होप अगले साल भी तुम्हारे कोर्स की फीस इतनी ही रहेगी, जहां तक मुझे लगता है, ठीक है। ओके, बात घर जैसी नहीं है। क्या हो गया अक्षु चौहान? संजना जी सुन रहा हूं बेटा मैं, अच्छे से फील आया शालू? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दिया जी मजा आया बेटा? डोंट पैनिक, इट्स ऑर्गेनिक। अरे क्लियर हो गया बेटा? एकदम अच्छा है। क्या इसे बिना पेन उठाए कर सकते हो? हाँ बिना पेन उठाए कर सकते हो, बस तुम्हें कॉन्फिडेंस आना चाहिए, और जो मैंने तुम्हें दे दिया, हाँ या ना? ठीक है, ओके, क्लियर हो गया मामला। अब रिंग डाल लो, क्षारीय सामर्थ्य। बेसिक स्ट्रेंथ। हाँ जी, अच्छा क्षारीय सामर्थ्य ट्रिक बता दी बेटा, ये ट्रिक सारी चीजें अच्छे से क्लियर करते रहो, आप बढ़िया से पढ़ते जाओगे। सर तिलियल है, तिलियल, तिलियल। अरे दुर्बल जो पीछे वाले वो दुर्बल है। हाँ जी, क्षारीय सामर्थ्य, क्षारीय सामर्थ्य हमने क्षार के बारे में पढ़ रखा है। क्षार क्या होता है बेटा? क्षार क्या होता है? जो लोन पेड़ देते हैं H+ आयन को, उसको ग्रहण करते हैं, ठीक है। क्षार क्या होते हैं? एक बार और बता दूं, ऑर्गेनिक में हमें क्षार से क्या मतलब है? जो H+ आयन को इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके ग्रहण करे, दान करके ग्रहण करे, वो हमारे लिए क्षार कहलाते हैं। यस और नो? क्या क्षार वही है?
ऑर्गेनिक फिजिकल केमिस्ट्री भूल चुका हूँ बेटा। नूर टाइम तो निकालना पड़ेगा ना यार, ठीक है। कोई भी याद है मेरे को पता है, टाइम तो निकालना ही पड़ेगा बेटा, क्या करूं। दिन में 1.5 घंटे ही तो आता हूँ आपके सामने, बाकी तो आप अपने टाइम को कहाँ दे रहे हो वो तो आपके ऊपर है ना। जो H+ आयन को इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके ग्रहण करे क्षार कहलाता है, ठीक है। जैसे कि देखो ध्यान से यहाँ पर उदाहरण, NH3 नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है। जैसे इसके समीप H+ आयन आया, इसने फेंका अपना जाला, पकड़ लिया इसको अपने पिंजरे में, अपने जकड़न में जकड़ लिया, तो ये बन गया NH4+। नाइट्रोजन ने लोन पेयर दिया, उस पर आ गया धनावेश। हाँ जी, अरे क्या हो गया भाइयों, क्या हो गया। आशीष बेटा तेरे को ब्लॉक कर दूंगा मैं इंस्टाग्राम पे, अगर बार बार मैसेज आया तो मुझे फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे प्लीज। ऐसा तो आकाश में नहीं पढ़ाते, ठीक है बेटा, ओके। हाँ जी, अभी चुपचाप से पढ़ लो। क्षारीय सामर्थ्य क्या होती है। क्षारीय सामर्थ्य देखो, क्षार वो होता है जो इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके इलेक्ट्रॉन H+ आयन को ग्रहण कर ले, क्षार कहलाता है। इसके पास, क्या इसको मैं क्षार बोल सकता हूं, इसके पास इलेक्ट्रॉन युग्म है लेकिन वो इसने H+ को दिया और उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो जिनके पास इलेक्ट्रॉन युग्म हो लेकिन वो उसको H+ को दे, उनको क्षार कहते हैं, ठीक है। ये क्या है मेरे, क्षार है। क्षार ने H+ को ग्रहण करके एक धनायन बनाया, क्षार का बनता है संयुग्मी अम्ल। यह है इसका संयुग्मी अम्ल, यह इसका संयुग्मी अम्ल। यह एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें क्षार पार्टिसिपेट कर रहा है। तो जैसे जब अम्ल वाली अभिक्रिया थी उसमें एक स्थिरांक आया था K, यहां स्थिरांक आता है बेटा Kb, ठीक है, Kb। अब Kb की गणना कैसे कर सकते हैं, उत्पाद की सांद्रता बटे क्रियाकारक की सांद्रता। उत्पाद की सांद्रता अमोनियम आयन की सांद्रता बटे क्रियाकारक अमोनिया और H+ आयन। तो अब जरा देखो ध्यान से मित्रों, यार इस सूत्र से हमें Kb का मान पता चलेगा, जहां Kb क्या है, जैसे वहां K था अम्ल का वियोजन स्थिरांक, यहां क्षार का वियोजन स्थिरांक, क्षार का वियोजन स्थिरांक। ये है। अब देखो ध्यान से बच्चों, जितना जल्दी इनके बीच में अभिक्रिया होगी उतना ज्यादा उसकी मात्रा बनेगी। इनके बीच में जल्दी अभिक्रिया कब होगी, जब जितना अच्छे से दान करने वाला समूह हो। तो जितना जल्दी दान करेगा उतना ज्यादा ये बनेगा, जितना जल्दी इनके बीच में अभिक्रिया होगी ये खत्म होगी, ये बनता जाएगा, Kb का मान बढ़ता जाएगा। Kb बढ़ेगा तो क्षारीय सामर्थ्य बढ़ेगी, हाँ या ना। Kb बढ़ेगा तो क्या क्षारीय सामर्थ्य बढ़ेगी, Kb बढ़ेगा तो क्षारीय गुण बढ़ेंगे। इसका मतलब भाई साहब दोनों एक दूसरे के समानुपाती है, अर्थात हम ये बोल सकते हैं, लिखते रहे मेरे साथ, क्षारीय गुण सर समानुपाती होंगे Kb के। क्या ये बात समझ में आई क्या मित्रों? एकदम सिंपल है, क्षारीय गुण है ना, एकदम सिंपल है। क्षारीय गुण Kb के समानुपाती होंगे, समानुपाती होंगे। ओके, पहली बात तो ये एकदम क्लियर है बेटा, अच्छे से समझना, बड़े इत्मीनान से पढ़ाऊंगा, बढ़िया से बढ़िया पढ़ाऊंगा, टेंशन ही मत लो तुम, ठीक है। ओके, क्लियर है माजरा? ओके। अब चूंकि हमने फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ा था, नहीं पढ़ा तो पढ़ेंगे, चूंकि pKb बराबर फॉर्मूला होता है माइनस log ऑफ Kb, जैसे pK बराबर होता था। अब इस फॉर्मूले से हमें यह समझ में आ रहा है कि Kb का मान बढ़ाते जाओ, माइनस की वजह से pKb का मान घटता जाएगा। तो इनमें तो व्युत्क्रमानुपाती का संबंध हो गया। Kb बढ़ता था तो क्षारीय गुण बढ़ते थे, लेकिन Kb बढ़ने पर pKb घट रहा है, तो क्षारीय गुण भी, अगर pKb घटेगा तो क्षारीय गुण बढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं हम एक रिश्ता और समझ पा रहे हैं। अतः यार जो क्षारीय गुण है ना वो Kb के मान के तो समानुपाती है। जिसका जितना ज्यादा Kb उसके ज्यादा क्षारीय गुण, या जिसके क्षारीय गुण ज्यादा उसका Kb ज्यादा, और pKb उतना ही कम, pKb उतना ही कम। क्या बात समझ में आ रही दोस्तों? क्या आप मेरी बात से इत्मीनान रखते हैं दोस्तों?
ये फंडा क्लियर है। जिसका पीकेबी ज्यादा उसके क्षारीय गुण कम। समझे कि नहीं समझे? समझो ना यार, एकदम क्लियर है मेरी बात यार, सटीक है, 100% सत्य। अगली बात, ये तो फिजिकल केमिस्ट्री के हिसाब से कि अगर आपको कोई दिया गया मान है, के का मान, के बी का मान दे रखा है तो आप अम्लीय क्षारीय गुण देख सकते हो। लेकिन अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो हमें कुछ और देखना पड़ेगा ना। इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, लेकिन अगर ये ना दे तो क्षारीय गुण घट जाएंगे। अब कैसे ना दे? मान लो इस नाइट्रोजन से लोन पेयर कोई दूसरा खींच रहा हो समूह, या मान लो इस नाइट्रोजन से ऐसे समूह जोड़ रखे हैं जो इसको इलेक्ट्रॉनों की सप्लाई कर रहे हो। अगर इसके पास माल आता जाएगा तो ये देता जाएगा, अगर इसके पास सप्लाई खत्म हो जाएगी, स्टॉक खत्म हो जाएगा तो ये हाथ खड़े कर देगा, मेरे पास तो नहीं है। हाँ या ना बोलो, क्या बात क्लियर है? क्या बात क्लियर है? तो यहां पे जरा देखो ध्यान से, क्या क्षारीय गुण इस बात के ऊपर भी डिपेंड करते हैं कि इस पे लोन पेयर की उपलब्धता है कि नहीं है। अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर, लोन पेयर तो है लेकिन ये बोल दे यार मैं नहीं दे सकता यार, मेरे साथ ये कंडीशन लगा दे कि ठीक है अब तेरे से क्या ही मांगू यार, समझ सकता हूँ तेरा दुख कि यार मेरे पास 500 रुपये पड़े तो है, मैं तेरे को दे तो सकता हूँ लेकिन अभी मेरे को ना लाइट का बिल जमा कराना है या मेरे रिचार्ज कराना है, क्लास कैसे देखूंगा मैं? कि यार ठीक है यार, ठीक है नीट का एग्जाम तो देना पड़ेगा, उसके लिए पढ़ना तो पड़ेगा, कोर्स फिर रिचार्ज तो करवाना पड़ेगा। तो जरा देखो ध्यान से, क्षारीय गुण लोन पेयर की उपलब्धता, या मैं बोलूं इलेक्ट्रॉन युग्म की उपलब्धता के तो समानुपाती होगा ही होगा। बोलो हाँ या ना? और इस बात के भी समानुपाती अगर देने वाले समूह जुड़ रहे हो, अरे मजा आ गया भैया मेरे को तो इधर से मिल रहा है, ऐसा कर तू भी ले ले, प्लस एम प्रभाव दर्शाने वाले प्लस आई प्रभाव दर्शाने वाले समूह अगर मिल जाए, अरे मोजे ही मोजे, ठीक है। अगर माइनस एम वाले जुड़ गए, अरे भाई पूछ ही मत, घर में तंगी आ रही भाई, कैसे बताऊं यार तेरे को यार, ठीक है या ना? फिर दे ही नहीं सकते। क्या तुम्हें याद है, क्या हमने ये पढ़ा हुआ है मित्रों? एकदम सरल सी बात है, घर जैसी बात है, कोई दिक्कत मत लो, एकदम सब सही चल रहा है, कर सकते हैं हम, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्षारीय गुण समझ में आए? जिस पर जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो उतना आसानी से डोनेट कर पाएगा। अब क्षारीय गुण कौन दर्शाएगा अणु में? जिसके पास इलेक्ट्रॉन युग्म हो, लोन पेयर हो। जिसके पास लोन पेयर हो या ऋणावेश हो वही तो दान कर सकता है, धनावेश से तो दान करने की उम्मीद कर नहीं सकते क्योंकि तो पहले ही गरीब है बेचारा। समझ में आई मेरी बात? ओके, तो इतना क्लियर हुआ, समझ में आया? अब हम देखेंगे एमिनो की क्षारीयता, बहुत ही इंटरेस्टिंग, एमिनो की क्षारीयता। एमिनो की क्षारीयता, लो जी लो, आपके एमीन वाले चैप्टर में हम घुस गए, आपके क्लास 12 के एमीन वाले चैप्टर में हम घुस गए, जो अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन ये वहां टॉपिक है जो भी हम पहले ही पढ़ लेंगे, ठीक है? तो टेंशन मत लो। ये है आपके पास बेसिसिटी ऑफ अमाइंस, बेसिसिटी ऑफ अमाइंस, एमिनो की क्षारीयता। अब बात ऐसी है, घर जैसी है, हमें पता है एक होती है अमोनिया NH3, एक होती है 1 डिग्री एमीन RNH2, एक होती है 2 डिग्री एमीन R2NH और एक होती है 3 डिग्री एमीन R3N। क्या ये तुम्हें याद है? ये हमारे पास 1 डिग्री एमीन, ये हमारे पास 2 डिग्री एमीन, ये हमारे पास 3 डिग्री एमीन। क्या एकदम क्लियर है बेटा? ये है हमारे पास, नाम लिख लो इन सबके, अमोनिया, ये है हमारे पास 1 डिग्री एमीन, ये हमारे पास 2 डिग्री एमीन। याद है ना कैसे देखते थे? नाइट्रोजन की डिग्री देखते थे। एमीन में नाइट्रोजन की डिग्री देखी जाती है कि नाइट्रोजन कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच है। ये है आपके पास टर्सरी डिग्री, 3 डिग्री अमाइन। ओके, तो अब इसमें मैं डायरेक्ट आपको रिजल्ट बताऊंगा, ठीक है? एमीन जो है
तीनों के अणु सूत्र सेम है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे एमीन है, उनमें आपको कंपैरिजन करवाया जाए, मतलब 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन आपस में कंपेयर करवाई जाए, तो वहां पे जो रिजल्ट आता है बेटा वो कई फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, कई फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, तो किसी एक फैक्टर से आंसर नहीं बता सकते, ठीक है। तो इसलिए मैं डायरेक्ट रिजल्ट बताऊंगा आपको। हाँ जी, तो नेट रिजल्ट क्या होता है कि नेट स्कोर क्या हुआ, देखते हैं ना अपन कि यार नेट स्कोर बताना कितना स्कोर हुआ मैच का, कुल स्कोर कितना हुआ, तो कुल रिजल्ट निष्कर्ष क्या निकलता है। तो यहां पे निष्कर्ष हम देखते हैं बेटा, सबसे पहले गैसीय माध्यम में, गैसीय माध्यम में अगर हमसे क्षारीयता पूछी जाए, किसमें, गैसीय माध्यम में, कि यार गैसीय माध्यम में ये इतनी एमीन है, इनकी क्षारीयता का क्रम बताओ, गैसीय माध्यम शब्द इस्तेमाल कर दिया तो भाई साहब कोई दिक्कत नहीं है, ये अमोनिया है, यहां पे एक एल्किल समूह है, यहां 2 एल्किल समूह, यहां 3 एल्किल समूह, एल्किल समूह इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं, प्लस आई प्रभाव दर्शाते इलेक्ट्रॉन देंगे, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन घनत्व इसके ऊपर बढ़ जाएगा और इसकी क्षारीयता सबसे ज्यादा बढ़ जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही? 321, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री एमीन, सबसे लास्ट में आ जाएगा अमोनिया। 321 ये ध्यान रखना, फिर बाकी घटता हुआ क्रम, अमोनिया सब में लास्ट ही रहेगी। हाँ जी, जलीय माध्यम में, जलीय माध्यम में, एक्वस स्टेट में, अब जलीय माध्यम में रसगुल्लो, आर एल्किल समूह क्या है ये भी मैटर करता है। अगर एथिल समूह है, एथिल 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 है, यहां पे इन तीनों में एथिल एथिल समूह तो क्रम अलग होता है, मेथिल होता है तो क्रम अलग होता है। एथिल के लिए स्पेशली ध्यान रखना, यदि R क्या हो, C2H5 हो, तो अगर जलीय माध्यम बोला जाए और एथिल समूह बोला जाए तो क्रम 231, ठीक है। तो क्षारीयता का क्रम क्या होता है बेटा, 231, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन और सबसे लास्ट में अमोनिया। ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। 231, 321, 231 और यदि R मेथिल समूह है, CH3 हो तो 213। तो क्षारीयता का क्रम, ये हैंड टू हैंड याद नहीं होगा लेकिन धीरे धीरे पढ़ोगे याद होता जाएगा। 213 सबसे लास्ट में अमोनिया। हाँ जी, तो भाई साहब एकदम पते की बात है, बहुत काम की बात है, आपके बहुत काम आएगी, लंबी काम आएगी। गैसीय माध्यम में बोल दिया जाए, सोचने की जरूरत नहीं है, 3 डिग्री फिर 2 डिग्री फिर 1 डिग्री सबसे लास्ट में अमोनिया। जलीय माध्यम में बोल दिया जाए, एल्किल समूह दे लिया जाए, मेथिल, तो हम मेथिल बोल दिया जाए तो 213। देखो मेथिल छोटा समूह है 213, बड़ा समूह 231, छोटी संख्या 213, बड़ी संख्या 231, याद रख लेना, ठीक है। 213 छोटी संख्या है तो मेथिल, 231 दो संख्या याद रखो, एक 213 और 231, छोटी कौन सी 213, तो छोटा समूह मेथिल, बड़ी संख्या एथिल, ठीक है। क्लियर है मामला? अरे क्लियर है मामला? अब देखो ध्यान से, इनमें प्रश्न लगाते हैं। हाँ जी, क्लियर है क्या? एकदम कूल कूल, ओके। हाँ, जैसे कि कुछ क्षारीयता का क्रम बताएं, क्षारीयता का क्रम बताएं, क्रम बताएं। पहला क्वेश्चन, गैसीय माध्यम में, गैसीय माध्यम में है ना, गैसीय माध्यम में आपको 4 कंपाउंड दे रखे हैं। एक दे रखा है बेटा आपको C2H5NH2, ठीक है। दूसरा दे रखा है C2H5 होल ट्वाइस NH और एक दे रखा है C2H5 होल थ्राइस N। समझ पा रहे हो?
ये एथिलेमीन, डाई एथिलेमीन, ट्राई एथिलेमीन, 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन। गैसीय माध्यम में अगर मैं इनकी क्षारीयता देखूंगा, तो बिना कोई झिझक के मैं आंसर बता सकता हूं सर 3 डिग्री वाली ज्यादा क्षारीय होगी, फिर 2 डिग्री वाली, फिर 1 डिग्री वाली। ये हमने घटता क्रम लिखा है, आप चाहो तो बढ़ता क्रम भी लिख सकते हो, पहले सबसे कम, फिर ज्यादा, फिर सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा, फिर सबसे उससे कम, फिर सबसे कम। घटता क्रम, बढ़ता क्रम, ध्यान रखें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। ठीक है, ओके, अच्छा, क्लियर है मेरी बात? ओके, अच्छा, यही क्वेश्चन अगर हमसे ले लिया जाए जलीय माध्यम में, ठीक है, हैंड टू हैंड में यहां पे बता देता हूं। जलीय माध्यम में अच्छा, ए दे रखा है आपको, मान लो यही दे रखा है C2H5NH2, बी दे रखा है बेटा आपको C2H5 होल ट्वाइस NH, और सी दे रखा है आपको C2H5 होल थ्राइस N। तो अब जरा देखो ध्यान से बेटा, इनकी क्षारीयता क्या क्रम क्या होगा, क्षारीयता का क्रम क्या होगा। अब लिक्विड स्टेट में तो जलीय अवस्था में क्षारीयता का क्रम चेंज हो जाता है। 3 डिग्री की क्षारीयता कंपैरेटिवली घट जाती है, क्योंकि 3 डिग्री में त्रिविम बाधा ज्यादा हो जाती है। त्रिविम बाधा हो जाती है तो H+ को आने में दिक्कत आती है। ठीक है, 2 डिग्री वाले में H+ त्रिविम बाधा भी कम होती है और ठीक ठाक उस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व भी होता है। तो इसलिए इसमें आ जाएगा 213। तो ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री, तो B 231, 231, 231। ठीक है, यहां पे क्या आ जाएगा, 231 आ जाएगा। ठीक है, हाँ जी। और इसी तरीके से जलीय माध्यम में एक और बात, हाँ जी, यदि ए दे दिया जाए मेथिल एमीन, डाइमेथिलेमीन, ट्राइमेथिलेमीन, तो अब बच्चों इसमें हम क्या करेंगे, अरे सर मेथिल था तो 213, एथिल था 231, और अगर गैसीय अवस्था थी तो 321, खत्म बात। तो यहां पे क्षारीयता का क्रम क्या हो जाएगा, 213, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, BAC। कोई बात नहीं है। तो ये तीनों क्वेश्चंस एकदम बन गए क्या, बोलो मित्रों, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, एकदम सरल है मेरे भाइयों और दोस्तों, एकदम क्लियर है, एकदम टकाटक मामला है, कोई टेंशन ही नहीं तुम्हें। हो गया क्या, समझ पा रहे हो मेरी बातों को? इनको बस आपको घर जाके ना एक बार हैंड टू हैंड, अभी जैसे मैंने पढ़ाया हैंड टू हैंड रिवाइज कर लो कि अरे ये ठीक है, तुम्हें हैंड टू हैंड चीजें दोबारा रिकॉल हो जाएगी, वरना बाद में भूल जाते हैं। ऑर्गेनिक पढ़ते टाइम बहुत अच्छी लगती है बेटा, बहुत अच्छा, लेकिन जब हम उसको ज्यादा दिनों तक नहीं पढ़ते हैं, टच में नहीं रहते ना, फिर भूल जाते हैं, और ऐसा भूलते हैं गंदा वाला। ऑर्गेनिक की अच्छाई भी है, बुराई भी यही है। और देखो ध्यान से, लेकिन ऑनलाइन के जमाने में रिवीजन करने में कोई दिक्कत नहीं, वही लेक्चर दोबारा देख लो ना यार। अभी जो मैं अभी बोल रहा हूँ, जब आप 6-7 दिन बाद दोबारा देखोगे तब भी मैं ऐसा ही दिखूंगा आपको तो वीडियो में। ठीक है, तो आप हैंड टू हैंड उसको रिवाइज करने के लिए 2x स्पीड पे देख लो कि सर ने क्या क्या बोला था, खटखट, अरे हाँ, ये सबसे बेस्ट यूज है ऑनलाइन का। पहली बात तो घर पे बैठ के पढ़ पा रहे हो, दूसरी बात यार जुलाई में क्या पढ़ाया था, सर से पूछूंगी मिलेगी तो, अब मिल ही नहीं पा रहे, सर से टाइम ही नहीं मिल पा रहा, डर लगता है, छुपके से देख लो यार, कौन देख रहा है। ठीक है, आराम से आप मोबाइल में देख सकते हो जुलाई में मैंने क्या पढ़ाया था, अभी क्या पढ़ा रहा हूं, आराम से देख सकते हो, मई में भी एकदम फ्रेश दिखेगा। ये ऑनलाइन का सबसे बढ़िया फायदा है। ठीक है, तो इस चीज का ये चीज सबसे अच्छी लगती है मेरे को ऑनलाइन की। मेरे को कोई भी लेक्चर देखना होगा ना, मेरे को टीचर के पास नहीं जाना, मैंने देख लिया खट से, सबसे बेस्ट है। बाकी पढ़ना तो ऑफलाइन में ही पढ़ता है, ऑनलाइन में ही पढ़ता है, लेकिन ऑफलाइन में वही टीचर दोबारा सारी चीजें समझाइए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ऑनलाइन में ये फायदा है, हर एक बच्चे के हाथ में फायदा है भाई। ऑफलाइन में तो क्या होता था, कुछ बच्चे ही पूछ पाते थे, जो या तो क्लास के बढ़िया बच्चे थे, जो बढ़िया बोलते थे, जो गुमसुम बच्चे थे पूछ ही नहीं पाते थे। ये ऑनलाइन में उन बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा तरीका है।
उसी उन बच्चों के लिए ऑनलाइन बहुत बढ़िया है, पर सबके लिए ऑनलाइन बढ़िया है। जेब पैसा कम खर्च होता है, सबसे बढ़िया फायदा, सेफ्टी रहती है, घर पे बैठे बैठे पढ़ते हैं। ठीक है, जो गर्ल्स वगैरह है बाहर जाए उनको बहुत सारी अलग अलग तरह की परेशानियां आती है, घर पे बैठे हुए आराम से पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, घर वालों का प्यार व्यार सब मिल रहा है, क्या दिक्कत है। ठीक है, ओके, क्लियर है मेरी बात। अगला देखो चौथा क्वेश्चन, अब फोर्थ क्वेश्चन। तो अभी तक तो इतने क्वेश्चन थे सिंपल सिंपल, अब देखो ध्यान से आगे। हाँ जी, CH3NH2 B CH3 CH2 NH2 NH2, ठीक है, C CH3 CH2 CH2 NH2। हाँ जी, किसकी क्षारीयता ज्यादा होगी, किसकी क्षारीयता ज्यादा होगी, हमें क्षारीयता का क्रम देखना है। अरे सर चारों ही तीनों ही 1 डिग्री है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन एक ही कार्बन से, यहाँ पे भी नाइट्रोजन एक ही कार्बन से, यहाँ पे भी नाइट्रोजन एक ही कार्बन से, तीनों 1 डिग्री है। तो अब आप यहाँ पे उस वाले कॉन्सेप्ट से तो कर नहीं सकते। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर मेथिल समूह का प्लस आई लगेगा, यहाँ पर एथिल समूह का प्लस आई लगेगा, यहाँ पर प्रोपिल समूह का प्लस आई लगेगा। जितना बड़ा एल्किल समूह उतना ज्यादा प्लस आई, उतना ज्यादा नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा, तो उसका दान करना उतना पॉसिबल होगा। अरे यार मेरे पास सप्लाई आ रही है, आराम से तो ले जा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके, तो सबसे कम ए, फिर उससे ज्यादा बी, उससे सबसे ज्यादा सी, क्या क्षारीय हो जाएगा। एकदम सिंपल सी बात है बेटा। हाँ जी, सेम इसी तरीके से अगर यही क्वेश्चन ऐसे दिए जाते बेटा, CH3 CH2 CH2 NH2 पहला कंपाउंड, फिर दूसरा कंपाउंड CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 NH2, ये दूसरा कंपाउंड, C थर्ड कंपाउंड CH ट्रिपल बॉन्ड C CH2 NH2। और देख करके सही नोट करा करो बोर्ड से। ठीक है, इनमें क्षारीयता का क्रम देखा जाए तो यार पहली बात तो क्या इनमें वाकई में क्षारीय गुण है, नाइट्रोजन है ना, लोन पेयर है उसके पास। इनमें क्षारीय गुण है क्षारीय गुण, कोई मना ही नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं, क्षारीय गुण है इनमें। कौन ज्यादा क्षारीय होगा, बात ये है। अब देखो ध्यान से, फर्क क्या है यार, इतना पार्ट तो तीनों में कॉमन है, फर्क पड़ रहा है इस अलग वाले पार्ट से। ये देखो यहां पर एल्किल समूह है, प्लस आई लगाएगा, ये वाला कार्बन sp3 संकृत है, ये वाला sp2 संकृत है। विद्युत ऋणताओं का अंतर आया कि नहीं आया, ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, माइनस आई प्रभाव लगाएगा। यहां तो sp कार्बन है, ये तो ज्यादा खींचेगा, अधिक माइनस आई लगाएगा। हमें पता है ना sp सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता वाला होता है, फिर sp2, sp3 सबसे कम विद्युत ऋणता वाला होता है। ये तो देगा, ये खींच रहा है, ये और ज्यादा खींच रहा है, तो सबसे ज्यादा क्षारीयता इलेक्ट्रॉन घनत्व किस पे रहेगा बेटा, ए पर रहेगा, फिर ए के बाद बी, बी के बाद सी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या? कुछ बातें ढंग से समझ ली जाए तो बढ़िया होता है। क्लियर है मामला, बोलो। अरे पीकेबी क्या है बेटा, जैसे पीएच होता है ना, पीएच वैसे ही पीकेबी है। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री में बढ़िया से पढ़ाऊंगा, टेंशन मत ले। पीके जैसे तूने पढ़ा वैसे ही पीकेबी होता है। हाँ जी, क्लियर है मामला एकदम, ओके, वेरी गुड। हाँ जी, देखो ध्यान से, प्लस आई प्रभाव दर्शाने वाले इलेक्ट्रॉन दाता है, इसको इलेक्ट्रॉन देंगे, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा। ये खींच रहा है धीरे धीरे, ये जल्दी जल्दी खींचेगा ना, क्योंकि sp कार्बन की उद्दंडता और ज्यादा होती है, ये ज्यादा खींचेगा। माइनस आई sp वाले का ज्यादा होता है कि sp2 वाले का, sp वाले का ज्यादा होता है। अरे 3 2 1 नहीं, 1 2 3। अरे गैस वाटर इसमें कुछ नहीं बेटा, सब 1 डिग्री 1 डिग्री है, तो किसी मीडियम में निकालो श्रुति। ठीक है बेटा, ठीक है, ओके, वेरी गुड।
अब देखो ध्यान से छठा क्वेश्चन, अब कुछ और। हाँ, अगर यही बात मैं करूं अमोनिया, अब बताओ ये अमोनिया है और ये एनिलीन है, इन दोनों में ज्यादा अम्लीय कौन, ज्यादा क्षारीय कौन? इसके पास भी लोन पेयर है, बेटा 2025 का कुछ नहीं बोल सकते, अभी तो यही है। हाँ जी, देखो संध्या जी, वेरी गुड। देखो ध्यान से, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास H+ आया, मेरे पास यार कुछ H+, कुछ लोन पेयर है तेरे पास, है ना यार, ले इसके पास, इसने मुंह भुला ले यार, यार मेरे साथ यार कुछ तो मजबूरियां रही होगी बेटा, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता यार, मेरे पास लोन पेयर तो है लेकिन उन्नाद में भाग लेना पड़ेगा मेरे को यार, मेरे को पैसे तो है मेरे पास लेकिन घर पे जरूरत है, फिर बाद में बाहर वालों की मदद। अगर आपके पास पैसे हैं तो पहले आप घर वालों की मदद करोगे कि बाहर वालों की करोगे? बाहर वालों को पैसे दिए जा रहे हो, घर में पता नहीं तुम्हारे खाने के लाले पड़े हुए हैं, समझ में आई? तो यहाँ रेजोनेंस है, यहाँ अनुनाद है, इसके इलेक्ट्रॉन युग्म को तो बेंजीन में जाना पड़ेगा, यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है ना मेरे लाल, हाँ है ना? तो यहां पर अमोनिया की, इसको ए दे दो, इसको बी दे दो, अमोनिया की क्षारीयता ज्यादा होगी एनिलीन से। क्या मेरी बात समझ में आई? एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, समझ पाए? एकदम क्लियर कर पाए क्या? हाँ या ना बोलो ना यार, ठीक है। अब जरा देखो ध्यान से, तुम्हारी खिदमत में पेश करता हूं कुछ बढ़िया बढ़िया कंपाउंड। ये है एनिलीन, क्या बोलते हैं लोग इसको प्यार से? एनिलीन। ओके, ये प्यार से क्या बोलते हैं इसको? पाइरोल। पाइरोल बोलते हैं ना प्यार से, ए बी सी। इसको प्यार से क्या बोलते हैं लोग? पीरिडीन। कौन सी डीन? पीरिडीन। और एक इसको बेंजिल एमीन। हाँ जी, अब देखो ध्यान से, तुम्हारे क्वेश्चन क्या आता है? इनमें से कौन सर्वाधिक क्षारीय होगा? बताओ, इनमें से सबसे ज्यादा क्षारीय कौन सा है? अरे फालतू कोई बातें बातें मत करो, मैं सुसाइड कर रहा हूं, मेरी तहरीर के चावल खा लेंगे, आ जाना, सबको इनवाइट कर रहा हूं। हाँ जी, कौन ज्यादा क्षारीय होगा? नहीं हो रहा है बेटा नरेश, नरेश जी ऐसा कुछ नहीं है। आराधना सिंह तू सुधर जा, तू पढ़ ले मेरे भाई, पढ़ ले। सबसे ज्यादा क्षारीय कौन है? सबसे ज्यादा क्षारीय क्या है बेटा? महक कोई बात नहीं, मत समझो, मेरी चिंता करने के लिए 17 भाई है, ठीक है? पढ़ो इधर। अबे तुम्हारे कमेंट में तुम्हारी बातें पढ़ने के लिए खोलता हूं कि मेरे को आंसर चाहिए तुमसे, इसलिए खोलता हूं। सबसे ज्यादा क्षारीय कौन होगा? यार अपन ना ऐसे दिन ना, एक दिन ना वो रखेंगे मुशायरा वाला, एक दिन मुशायरे का रखेंगे, ठीक है? जिसमें तुम बातें करना और ना मैं तुम्हारी बातें पढ़ूंगा, ठीक है? एक दिन मुशायरा रखेंगे अपन क्लास में, बढ़िया से अच्छे से इरशाद करूंगा मैं, तुम बढ़िया से आराम से यहाँ पे देखते रहना, ठीक है? ओके, हाँ, एक दिन उस दिन का रखेंगे, स्ट्रेस रिलीज डे। ओके सर, आज मानसिक तनाव बहुत ज्यादा है, उसको कम करने के लिए कुछ ऐसे ना वो मानसिक चिंतन दिवस
रखना चाहिए, कुछ ऐसा डे होना चाहिए। इधर देखो नालायकों, यहां देखो इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, लेकिन अनुनाद में जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा? क्योंकि बेंजीन में रेजोनेंस है। इधर देखो इसके पास भी लोन पेयर है, डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल, अनुनाद में जाना पड़ेगा। इधर देखो ध्यान से, डबल सिंगल डबल, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। कोई ध्यान से समझे मेरी बात, ध्यान से देखिएगा रसगुल्लो, यहां पे नाइट्रोजन का लोन पेयर अनुनाद में है, यहां पर भी नाइट्रोजन का लोन पेयर अनुनाद में जाएगा ही जाएगा, यहां पे नाइट्रोजन का लोन पेयर अनुनाद में नहीं जाएगा। क्या ये मेरे भाई विस्थानीकृत है? सॉरी, स्थानीकृत है। ये वाला भी क्या स्थानीकृत है? बोलो जी, बोलो जी, समझ में आया क्या जी? अरे बोलो ना यार, क्या वो वाला भी स्थानीकृत, ये वाला भी स्थानीकृत, लेकिन वो एकल बंधित है, ये द्विबंधित है, इसकी विद्युतता ज्यादा है, उसकी विद्युतता कम होगी, हाँ या ना बोलो। ये सिंगल बॉन्डेड है, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है ना यार, जैसे डबल बॉन्डेड कार्बन, सिंगल बॉन्डेड कार्बन, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, तो सिंगल बॉन्डेड की विद्युतता सबसे कम, फिर डबल बॉन्डेड की, फिर ट्रिपल बॉन्डेड की सबसे ज्यादा, हाँ या ना? तो यहां पे ये सिंगल बॉन्डेड है, इसकी विद्युतता कम है, ये द्वि बॉन्डेड है, डबल बॉन्डेड है, इसकी विद्युतता ज्यादा होगी। बोलो यार, आराधना जी बेटे इतने लाइक मत भेजो, ठीक है? ओके, स्थानीकृत, ठीक है? ओके, यहां नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर स्थानीकृत है, यहां पे भी स्थानीकृत है, लेकिन ये द्विबंधित है, वो एकल बंधित है मेरा भाई, ठीक है? अगर हम देखें EN, ठीक है, तो एकल बंधित नाइट्रोजन की विद्युतता कम होगी द्विबंधित से, ठीक है? क्योंकि बेटा प्रतिशत S लक्षण ज्यादा हो जाते हैं ना, तो विद्युतता बढ़ जाती है। हाँ जी, तो यहां पर अगर हम देखें तो भैया यहां पे भी लोन पेयर अनुनाद में भाग नहीं ले रहा, यहां पे भी नहीं ले रहा, तो ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, दोनों में जल्दी ये देगा, तो सबसे ज्यादा क्षारीयता किसकी होगी? हो गई तेरे बल्ले बल्ले, हो जाएगी बल्ले बल्ले, डी की सबसे ज्यादा, फिर उससे कम सी की। अब मेरे भाइयों यहां पे देखो, इसको भी अनुनाद में देना पड़ रहा है, उसको भी अनुनाद में देना पड़ रहा है, हाय हाय मजबूरी। ये भी सिंगल बॉन्डेड है, ये भी सिंगल बॉन्डेड है, ये भी गजब मजबूरी। इन दोनों में बताओ कौन ज्यादा होगा? क्षारीय। देखिए रसगुल्लो, इस नाइट्रोजन ने बेंजीन में इलेक्ट्रॉन दान करा, बेंजीन तो पहले ही एरोमेटिक थी। इस नाइट्रोजन ने जब वलय में दान किया तो ये वलय एरोमेटिक हो पाई। देखिए बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अगर ये नाइट्रोजन लोन पेयर न दे तो बेंजीन इस वलय में अनुनाद ही नहीं होगा। डबल सिंगल सिंगल डबल बॉन्ड, संयुग्मन टूट गया, तो इसमें तो अनुनाद हो ही नहीं पाएगा अगर ये लोन पेयर ना दे। इसकी तो मजबूरी है भाई, मेरे घर में मैं ही कमाने वाला हूं, मेरे घर पे कमाने वाला सिर्फ मैं ही हूं, हाँ या ना? मैं भी कमा रहा हूं, मेरे घर वाले भी कमा रहे हैं, समझो मेरी बात को। इस परिवार में यही एक कमाने वाला है और इसका परिवार इसी के भरोसे बैठा हुआ है, तो ये अपने घर पर पैसे खर्च करेगा कि बाहर पैसे खर्च करेगा? इसकी तो मजबूरी है जज साहब, इसको तो अपने घर पे ही पैसे खर्च करने पड़ेंगे। ये वाला ऐसा है जिसके घर वाले भी कमा रहे हैं, ये भी कमा रहा है। इस बेंजीन में तो पहले ही एरोमेटिकता है, तो इलेक्ट्रॉन दे या ना दे हमें वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है, हाँ या ना? वो तो तेरी इच्छा है, हम मांग नहीं रहे तेरे से, लेकिन हम तो मांगेंगे। अगर तू नहीं देगा तो हमारी वलय एरोमेटिक नहीं रहेगी। डबल बॉन्ड 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन, यह एरोमेटिक कंपाउंड तभी तो बनेगा जब ये नाइट्रोजन इसमें लोन पेयर दे, हाँ या ना? इस नाइट्रोजन को तो लोन पेयर देना ही पड़ेगा, तभी ये वलय एरोमेटिक रहेगी ना मेरे भाई। यहां पे तू दे या न दे, मैं तो पहले भी एरोमेटिक हूं, हाँ या ना? ये घर का वो बेटा है जो वही कमा रहा है,
तुम में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो आगे चल करके खुद ही परिवार के इकलौते डॉक्टर बनेंगे, हाँ या ना। और यहाँ पर हमारे परिवार में ऑलरेडी डॉक्टर है, उस डॉक्टर की कोई इज्जत ही नहीं देंगे। जब घर में 2 डॉक्टर होते हैं, ठीक है ना, कोई बात नहीं, एक तो बनी गया तो ही बन जाए, क्या दिक्कत है। क्लियर हो गया मेरी बात। तो ये तो भैया, हाँ या ना, यहाँ पे तो काम चल रहा है ऑलरेडी पहले से। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे फिर आ जाएगा ए, फिर आ जाएगा भाई साहब बी। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया। अगले लेक्चर में खत्म हो जाएगा, थोड़ा सा बचा हुआ है मुश्किल से 10-15 मिनट का। ओके, फिर इसके अंदर आगे हम पढ़ेंगे नाभिक स्नेहिता, विलेयता के प्रकार। अब खत्म होने वाले टॉपिक बचे हुए, ठीक है। ओके, तो इसी के साथ बेटा इस क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद। ठीक है, बढ़िया से अच्छे से पढ़ो, डेली का डेली रिवीजन करो, क्वेश्चंस लगाओ, कम से कम 30 क्वेश्चन लगाओ, लेकिन लगाओ जरूर, ठीक है। ओके परी जी, रोहित ठाकरे जी, थोड़ा हंस भी लिया करो, ठीक है। ओके यार, तुम अच्छे दिखते हो तो मुझे भी अच्छा लगता है, तुम अगर खराब लगते हो तो फिर मुझे भी खराब लगता है, ठीक है। तो थोड़ा खुश रहो, मस्त रहो, बढ़िया से पढ़ाई करो और इधर उधर की बातों में कम दिमाग लगाओ, पढ़ने पे ज्यादा दिमाग लगाओ, ठीक है। अब क्योंकि 5 महीने बचे हुए हैं, ठीक है बेटा, थैंक यू।